Hello dear students, welcome to JEE classes Merit family. Myself Ankush Tyagi and as you know I am teaching the subject electrical machines first. तो dear students, हमने जैसे कि यूनिट 4 तक अपनी वन शॉट कर ली थी, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 5 की वन शॉट। यूनिट 5 आपके 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। तो यूनिट 5 के जो भी टॉपिक्स हैं हम आज इस क्लास में सभी टॉपिक्स कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं जो उसके साथ आवर दिस क्लास। चलिए, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक पहले थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे इसको बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो यूनिट का नाम है दैट इज थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अभी तक हमने जो स्टडी किया था लास्ट यूनिट में वो था आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और अब हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज जो है बल्क पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, जहां पर क्या है बल्क में पावर ट्रांसमिट करनी है या फिर आपकी कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पावर हमें ट्रांसमिट करनी है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड, थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड टू transmit large amount of power, large amount of power, लार्ज अमाउंट में पावर ट्रांसफर करने के लिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को जैसे सिंगल फेज स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, ऐसे ही ट्रांसमिशन में थ्री फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, तो यानी आपका जो पावर सिस्टम का नेटवर्क है वो कैसे चलता है, पहले जनरेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन होता है और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जनरेशन से जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो मोस्टली ट्रांसमिशन हम हाई वोल्टेज पर यानी स्टेप अप करके करते हैं, जिससे कि हमारे लॉसेज वगैरह कम होते हैं। ठीक है, जितनी लॉन्ग डिस्टेंस होगी उतना ही हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाएगा। और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर हम वापस उसको क्या करेंगे, आपके स्टेप डाउन करेंगे। तो वहां पर थ्री फेज हमारा ट्रांसमिशन कैसा होता है, ट्रांसमिशन तो थ्री फेज ही होता है। आपके घर ही तो सिंगल फेज सप्लाई ले रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन है वो थ्री फेज चलता है। तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। तो बल्क अमाउंट में पावर या लार्ज अमाउंट में पावर, लार्ज पावर ट्रांसफर करनी होती है जब हमारी, तब हमारी जरूरत पड़ती है स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को अलग अलग लेवल पर। ठीक है, अब जो ट्रांसफार्मर के सर्किट हैं थ्री फेज के, वो यानी थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम दो वे में बना सकते हैं। एक तो हम तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लें और उनका एक बैंक बना दे, तो वो भी क्या बन गया आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर। और दूसरा हमारी सिंगल यूनिट है थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, यानी सिंगल यूनिट रहेगी, उसमें अलग अलग सिंगल ट्रांसफार्मर नहीं लेने, जो आपका प्रिपेयर होके आएगा ऑलरेडी वो पूरी सिंगल यूनिट रहेगी, एक ही यूनिट के अंदर आपका थ्री फेज सिस्टम निकला रहेगा। ठीक है, तो दो तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो हमारा क्या है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज। दो तरह से आपका ये हो सकता है। फर्स्ट वाला, अगर हम अलग अलग तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लेते हैं तो थ्री सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तीन सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लिए जिनको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सुटेबली कनेक्टेड थ्री फेज ट्रांसफार्मर ले लिए और इनके कनेक्शन करके हमने इनको कनेक्ट कर दिया। किसके लिए, ताकि ये थ्री फेज ऑपरेशन ले सके, यानी थ्री फेज सप्लाई में इनका यूज किया जा सके। पहला तरीका तो ये हो गया जी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर बैंक। ये जो हमने अलग अलग लेके एक अरेंजमेंट किया, ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक, थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक। ठीक है जी। और सेकंड क्या है, आपकी एक सिंगल यूनिट रहेगी, ए
सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अलग अलग 3 ट्रांसफॉर्मर नहीं लेने, सिंगल ही 3 फेज ट्रांसफॉर्मर रहेगा जिसमें कोर और वाइंडिंग क्या है सब फेज की सिंगल स्ट्रक्चर में कॉम्बाइन होंगी, इन विच कोर्स एंड वाइंडिंग्स ऑफ ऑल 3 फेजेज किसमें होंगी, एक सिंगल स्ट्रक्चर में, आर कॉम्बाइंड इन ए सिंगल स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर 2 तरह से बना सकते हैं। एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक, अलग 3 सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर ले लिए, उनको कनेक्ट करके एक अरेंजमेंट हमने तैयार कर लिया, वो भी आपका क्या बन गया, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक बन गया। दूसरा एक आपका कंपनी से ही 3 फेज एक ही स्ट्रक्चर के अंदर तैयार होके आएगा, उसी में कोर बाइंडिंग्स रहेंगी, यानी कोर्स आपकी वहीं से सेटल होंगी, जुड़ी हुई होंगी, अलग अलग नहीं लेने हैं, ठीक है। और वाइंडिंग्स पूरी एक स्ट्रक्चर में, यानी अगर उसको उठा के ले जाना है तो पूरी यूनिट को ही उठाना होगा। 3 सिंगल फेज में तो तीनों को अलग अलग उठा सकते हैं। तो एक तरह से कनेक्शन के व्यू से ये ईजी हो गया कि भाई यहाँ तो पहले से कनेक्शन हो रखे हैं, केवल जो बाहर कनेक्शन है मेन वही कनेक्ट करने हैं, लेकिन ये आपस में जोड़ने पड़ेंगे। ये कनेक्शन व्यू से टिपिकल हो गया। लेकिन अगर ले जाने की बात देखें तो ले जाने में बैंक आसान है, 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इजीली उठाओ और ले जाओ, और ये पूरी स्ट्रक्चर बड़ी भारी स्ट्रक्चर उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हो गए। अब दोनों के ही एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे, तो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हम स्टडी कर लेते हैं। ये पूछ भी ले जाते हैं कि भाई बैंक का क्या फायदा है और सिंगल स्ट्रक्चर का क्या फायदा है या क्या नुकसान है। तो एडवांटेज कह दीजिए, मेरिट्स कह दीजिए, फायदा कह दीजिए, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं 3 फेज यूनिट ट्रांसफॉर्मर, यानी जो हमने बाद में लिखा है यूनिट ट्रांसफॉर्मर जो सिंगल स्ट्रक्चर में है, या फिर सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट। ये यूनिट है, एक यूनिट है, एक इकाई है, और ये क्या है, बैंक है, 3 यूनिट है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है ऑफ किसकी, ऑफ 3 फेज सिंगल यूनिट, यूनिट कर दो बस सिंगल की जगह, 3 फेज यूनिट ट्रांसफॉर्मर। तो इसका क्या फायदा है, सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो अलग 3 ट्रांसफॉर्मर रखोगे अलग, उनको कनेक्शन भी करोगे गैप देके, तो वो जगह ज़्यादा लेंगी, और ये एक ही स्ट्रक्चर में तैयार होके आ रहा है तो ये जगह क्या लेगा, कम लेगा। इसका मतलब इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, ये क्या लेगा, कम जगह लेगा, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस। पहला फायदा तो ये हो गया जी। दूसरा क्या फायदा है इसका, दूसरा फायदा ये है कि ये उससे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपका 3 अलग अलग लेंगे, कनेक्शन करेंगे तो महंगा हो जाएगा, ये क्या होगा, उससे सस्ता होगा बैंक से, ठीक है। और उससे जगह कम लेगा तो उससे छोटा भी बैठेगा, ठीक है जी। और क्या एडवांटेज हो सकती है भाई, उससे इफिशिएंट भी ज्यादा रहेगा, इट इज स्लाइटली more efficient than बैंक। ट्रांसफॉर्मर की बात चल रही है, कभी पैसे निकाल एक बैंक समझ लो, ट्रांसफॉर्मर बैंक से ज्यादा क्या रहेगा, इफिशिएंट रहेगा। और क्या है, जो इसकी स्ट्रक्चर होगी बस बार की, ठीक है, वायरिंग वगैरह होगी, वो क्या होगी, कनेक्शन इजियर होगी। तो कनेक्शंस क्या होंगे, सिंपली इतना लिख दीजिए, कनेक्शंस, या इसको कनेक्ट करना या इसको इंस्टॉल करना, जहाँ पे लाके हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो कनेक्शंस विल बी इजियर। तो ये हो गई जी एडवांटेज। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ के एडवांटेज ही हों, जिसकी एडवांटेज होंगी उसकी डिसएडवांटेज भी होंगी। हर चीज़ का फायदा भी है तो नुकसान भी है। तो डिसएडवांटेजेस कह दीजिए, डीमेरिट्स कह दीजिए, ठीक है, डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स किसकी, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट की, यानी जो एक यूनिट है तो इसकी क्या डिसएडवांटेज होंगी। तो पहली डिसएडवांटेज इसकी सबसे बात ये है कि भाई अगर ब्रेक डाउन हो जाए किसी एक कोयल में,
तो पूरी की पूरी सप्लाई ठप हो जाएगी, वहाँ की पूरी ट्रांसफॉर्मर की जो हमारी एक ही यूनिट है, पूरी यूनिट हमें ले जानी पड़ेगी रिपेयर करवाने के लिए, तब वो रिपेयर होके आएगी, तब हमारी सप्लाई दोबारा से चालू होगी। तो पहले डिसएडवांटेज तो ये है। और जब इसको लेके जाएंगे तो इसको लेके जाने का, लेके आने का, पूरी बड़ी यूनिट ले जा रहे हो तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिपेयर करने में भी पूरा खोला जाएगा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दो डिसएडवांटेज या डीमेरिट हैं इसकी। पहली क्या हो गई, अगर किसी कॉइल में ब्रेक डाउन हो जाता है तो पूरी की पूरी यूनिट को हमें हटाना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ breakdown of any unit, in case of breakdown of any unit, any coil, या ब्रेकडाउन ऑफ ए कोइल, ऐसे कर दो, ब्रेकडाउन ऑफ ए कोइल, इन केस ऑफ ए ब्रेकडाउन ऑफ ए कोइल क्या हो जाएगा, द एंटायर यूनिट विल बी रिमूव्ड। जहां पर भी कनेक्टेड है वहां से पूरी की पूरी यूनिट को हमें हटाना होगा। द एंटायर यूनिट विल हैव टू बी रिमूव्ड। कहां से, जहां पर ये आपकी लगी हुई है, जहां पर ट्रांसफॉर्मर हमारा कनेक्टेड है वहां से पूरी यूनिट को हमें हटाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, रिपेयर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो रिपेयर कॉस्ट विल बी मोर। दूसरी मैंने बताई दी, दूसरा क्या होगा, जब पूरी यूनिट हटाएंगे तो जब तक ये सही होके आएगा या दूसरा आएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सप्लाई क्या रहेगी, डिस्कनेक्ट रहेगी, जब तक क्या होगा, नया नहीं आ जाता या रिपेयर होके नहीं आ जाता। सप्लाई विल बी डिसकंटिन्यूड, सप्लाई डिसकंटिन्यूड हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी अनटिल, कब तक, जब तक न्यू ट्रांसफॉर्मर और नया आ जाए या तो, और रिपेयर्ड वन, और रिपेयर्ड वन विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है जी, ये इसका नुकसान रहेगा। और दूसरा इसको कैरी करना मैंने बता ही दिया, हैंडल शिपमेंट इसका क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। एक बड़ी यूनिट को उठाना और एक छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर को उठाना किसको ईजी है, सिंगल छोटे छोटे को उठाना ईजी है। ठीक है, तो चलिए दूसरे आ जाते हैं। अब एडवांटेज ले लेते हैं किसकी, ट्रांसफॉर्मर बैंक की। एडवांटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर बैंक, कैसा, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक की एडवांटेजेस ले लेते हैं। ठीक है जी, इसकी क्या एडवांटेज हैं, तो पहला एडवांटेज तो अभी ये दिखाई दे गया, जो इसका डिसएडवांटेज है वो इसका एडवांटेज बन जाएगा। पहला एडवांटेज ये है कि अगर कोई यूनिट, मान लीजिए कोई कोइल खराब हो गई, तो हम क्या करेंगे, उसको ओपन डेल्टा कनेक्शन के थ्रू, यानी आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी लेकिन दो ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई चलती रहेगी। एक यूनिट खराब हुई है तो एक ही यूनिट को रिप्लेस करना पड़ेगा। इफ एनी यूनिट इज डैमेज्ड, अगर कोई भी एक यूनिट डैमेज हो जाती है तो सप्लाई कैन बी कंटिन्यूड, सप्लाई को कंटिन्यू कर देंगे एट, थोड़ा सा कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, एट रिड्यूस्ड कैपेसिटी, सप्लाई को हम कंटिन्यू करेंगे एट रिड्यूस्ड कैपेसिटी, तो सप्लाई जो है आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगी। यूजिंग डेल्टा डेल्टा कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन कह सकते हैं। ओपन डेल्टा कनेक्शन, जैसे ओपन डेल्टा कनेक्शन में करते हैं, आप स्टडी करेंगे इसे आगे, ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन। दूसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, लोअर होगी। मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी लोअर, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, क्योंकि केवल एक ही यूनिट को आपको रिपेयर कराना है, पूरा ना लेके जाना है, तो लेके जाने की, लेके आने की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी आपका इसका फ़ायदा हो गया। और एक और बढ़िया फ़ायदा इसका बता देते हैं कि मान लीजिए ये अनबैलेंस लोड भी चला सकते हैं।
अगर मान लीजिए इफ वन ट्रांसफॉर्मर इज ऑफ हायर रेटिंग देन अदर टू, मान लो एक ट्रांसफॉर्मर बाकी दो से ज़्यादा रेटिंग का है, उसकी केवी रेटिंग ज़्यादा है, तब भी हम इसको रन करा सकते हैं अनबैलेंस लोड में। तो अनबैलेंस लोड अगर है तब भी ये आपका क्या करेगा, काम करेगा जी, पूरा काम करेगा। ठीक है, देन आल्सो इट कैन बी यूज्ड फॉर अनबैलेंस लोड। तो अनबैलेंस लोड पे वो काम नहीं करेगा, ये काम करेगा आपका बैंक। ठीक है, जिसमें ज़्यादा हमें रेटिंग चाहिए वहाँ पर ज़्यादा रेटिंग का लगाओ। अनबैलेंस में यही तो है कि जिधर ज़्यादा लोड लग रहा है वहाँ पर ज़्यादा रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर लगा दो। ठीक है जी। और अभी मैंने बताया भाई ट्रांसपोर्ट करना, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, इजी हो गया, आसान है छोटे सिंगल ट्रांसपोर्टेशन को। और रिपेयर करना, ट्रांसपोर्टेशन रिपेयर इज इजी, ये हो गई एडवांटेज। अब एडवांटेज इसकी हैं तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी, तो जो वहाँ पर एडवांटेज हैं उनको यहाँ पर डिसएडवांटेज में लिख दो। जैसे वो क्या था आपका, देखो आ जाओ पीछे, ये क्या था, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस। तो जब अलग अलग तीन रखोगे तो ज़्यादा जगह लेगा नहीं लेगा, तो जगह पहले वाले से ज़्यादा लेगा, तो इट रिक्वायर्स मोर स्पेस। ये सब चीज़ कंपेरेटिवली हैं, या इट रिक्वायर्स मोर स्पेस इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, सिंगल यूनिट। तो स्पेस क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस की इसको ज़रूरत है। पहली बात तो हो गई जी ये। और क्या फ़ायदा होगा, सॉरी नुकसान और क्या होगा, थोड़ा सा मैंने बताया, उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्टली कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, सिंगल यूनिट, कंपेयर टू सिंगल यूनिट। ठीक है जी। तो ये डिसएडवांटेज हो गई इसकी। और इसकी एक डिसएडवांटेज मैंने पहले ही बताई थी कि जो कनेक्शन करेंगे, वायरिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन इज कंपेरेटिवली टिपिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग, उससे टिपिकल रहेगी और उससे ज़्यादा टाइम आपकी कंज्यूम करेगी, टिपिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो ये हो गई जी एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो दो तरह से हमारा ये है आपका यूज हो सकता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा ही हम यूज करते हैं। वैसे हम सिंगल यूनिट ही यूज करते हैं थ्री फेज की, क्योंकि उसमें यही है भाई, कॉस्ट कम पड़ेगी आपकी। ठीक है, और स्पेस भी आपका कम लेगा। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ पर हम बैंक भी यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली कौन सा यूज करते हैं, सिंगल वाला यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो आपके ट्रांसफॉर्मर हैं, अगर इनको कंस्ट्रक्शन के बेस पर हम देखें तो ये टू टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर होते हैं कंस्ट्रक्शन के बेस पर। कौन कौन से होते हैं, कोर टाइप और सेल टाइप। कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी, तो आपके सामने दोनों डायग्राम बने हैं। ये आपका थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है और ये थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, तीन सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं, उन्हीं से हम जो है ये आपका बना सकते हैं थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये मान लो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये तीन एक तरह से कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज ही हैं। यानी एक थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की जो कंस्ट्रक्शन है, तीन अलग अलग ये सिंगल फेज वाले लेके उसी की तरह इसकी कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, देखो ये तो आपका जितना व्यू समझ में आ रहा है उसी से देख लेते हैं।
ये टोटल एंगल जो होता है कितना होता है 360 होता है, और 3 फेज हैं तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो एक कितना आता है 120 आता है। तो तीनों जो ये कोर्स हैं ये क्या रहेंगी, एक दूसरे से 120 डिग्री पर रहेंगी। इनके बीच की जो फेज शिफ्ट होगी वो कितनी होगी 120 डिग्री होगी। ठीक है, तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर इस तरह से बन जाएगा। देखो इसमें एक कॉमन लैग है हैविंग जीरो फ्लक्स, ये वाली कॉमन लैग हो गई, एक कॉमन है, बाकी ये अलग अलग हो गई तीनों। ये यहाँ पर केवल एक वाइंडिंग शो कर रखी है प्राइमरी। ठीक है, अब ये कहोगे सर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है तो 3 ही वाइंडिंग निकलेंगे, एक ट्रांसफॉर्मर में तो 2 वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये केवल एक तरह से मान लीजिए दिखाने के लिए समझाने के लिए प्राइमरी शो की है कि भाई इस तरह से ये आपका कोर टाइप में ये प्राइमरी और ये क्या होगी कॉमन लिंब हो जाएगी आपकी। ठीक है, सेकेंडरी हमने शो नहीं की है। ठीक है, क्या की शो की हमने, केवल प्राइमरी हमने शो कर दी है। अब सेल टाइप की अगर बात करें तो सेल टाइप भी क्या होगा कि इसकी भी जो हम कंस्ट्रक्शन करते सकते हैं, सिंगल फेज 3 ट्रांसफार्मर की स्टैकिंग करके ले सकते हैं। ये भी देखो 3 सिंगल फेज ऐसे ट्रांसफार्मर ऐसे समझो उनकी स्टैकिंग कर दी। तो यहाँ पर भी केवल जो हमने दिखाई है, देखो ये वाली केवल प्राइमरी साइड दिखाई है। यहाँ पर देखो ये आई ए करंट चली, आई ए करंट इसमें ए बी सी 3 फेज है, जैसे 3 ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, ए करंट चली तो ये आपका जब देखेंगे वाइंडिंग में घूम रही तो करंट ऐसे है। तो यहाँ पर फ्लक्स देखोगे तो फ्लक्स कहते हैं पाई ए, ऐसे है। अब इस साइड में जहाँ पे स्टैकिंग हो रही इधर देखोगे तो फ्लक्स ये आपका ऐसे है, इसको मान लिया पाई ए ये अपोजिट मारा। ऐसे बी के लिए, अब बी में करंट ऐसे है तो ये वाला फ्लक्स ऐसे है तो ये इसके जस्ट अपोजिट है। ये फाई सी, ये फ्लक्स ऐसे मूव करा तो ये जिसके जस्ट अपोजिट है। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, ये जो डिजाइन हमने बनाया है, ये क्या है 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है। यानी 3 सिंगल फेज जो सेल हैं एक तरह से सेल टाइप हैं उनको स्टक करके हमने ये बना लिया है। ठीक है, क्या कर दिया इनकी हमने स्टैकिंग कर दी है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैकिंग ऑफ 3 सिंगल फेज सेल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टैकिंग ऑफ 3 सिंगल फेज सेल ट्रांसफॉर्मर, इनकी स्टैकिंग करके हमने ये 3 फेज सेल टाइप। तो आपका 2 तरह का हो गया, एक हो गया कोर टाइप और एक हो गया सेल टाइप। दोनों आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें फेज शिफ्ट है। तो यही पूछता है। अब ये मान लीजिए इसकी फेज सीक्वेंस जैसे हम ले लेते हैं भाई सेल वाले में ए बी सी हमने ये ली है। ठीक है, ए बी सी हमने दिखाए 3 फेज शिफ्ट हमने ले ली है। तो अगर इनके फ्लक्स बैलेंस होंगे, अगर इनके क्या है फेज सीक्वेंस में है ये और इनका सिस्टम बैलेंस है 120, तो इनकी जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा बैलेंस होगा। तो फ्लक्स जब बैलेंस होगा तो फ्लक्स बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, अगर पाई ए की बात करें, सॉरी पाई अल्फा नहीं, अल्फा तो ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, पाई ए की बात करें तो पाई ए कितने पे जाएगा पाई बी से, पाई ए इक्वल्स टू अल्फा पाई बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर पाई सी। ये पावर सिस्टम में आप पढ़ेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा किस तरह से। तो ये है। अब अगर यहाँ अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या होगा आपका, अल्फा है आपका ऑपरेटर, तो अल्फा की वैल्यू है 1 एट एन एंगल 120 डिग्री। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 और एंगल 120 डिग्री। अल्फा स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एट एंगल 240 डिग्री, यानी मैग्नीट्यूड 1 और एंगल इज 240 डिग्री। ठीक है, अल्फा स्क्वायर का जाएगा 1 एट एंगल 240 डिग्री। अब इनकी जो वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी अगर हम देखें तो इनकी वाइंडिंग स्टार में या डेल्टा में किसी में भी कनेक्टेड हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेल टाइप में और कोर टाइप में दोनों में ही जो इनकी वाइंडिंग है। चलो आगे इसका हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। देखो ये रहा, ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर इस तरह से होता है। देखो सिंपल आपने देख रखा है, जो पढ़ते आ रहे हो सिंगल फेज में यही वाला पढ़ते हो आप। एक कोर है, उसके एक साइड प्राइमरी लिपटी हुई है, एक तरफ सेकेंडरी लिपटी हुई है, और ये मैक्सिमम फ्लक्स पाई एम फ्लो हो रहा है कोर में। और ये क्या है आपका केवल मैग्नेटिकली लिंक है, इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आपने इलेक्ट्रिकली लिंक कर दिया था। ये आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, इसमें क्या है देखो ये मेन सेंट्रल लिंब है। ठीक है, इस पर ही प्राइमरी है, इस पर ही सेकेंडरी है। ये रही प्राइमरी आ गई, ये सेकेंडरी आ गई, दोनों का फ्लक्स अलग अलग हो गया। ये कोर हो गई, एक कोर एरी एक कोर एरी, दोनों की जो सेंट्रल लिंब है उस पर है। इसमें इसमें एक ही कोर पर, एक इधर एक इधर, इस तरह से यहाँ से आपको जो है ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ये
बाकी इसके बारे में डिटेल में और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कोर टाइप में क्या है, ईच फेज हैज सेपरेट मैग्नेटिक सर्किट। कोर टाइप में क्या है, हर फेज का अपना सेपरेट मैग्नेटिक सर्किट है या नहीं, ये अलग ये अलग ये अलग, तीनों 120 पे। जबकि ईच फेज हैज मोर देन वन मैग्नेटिक सर्किट सराउंडिंग द वाइंडिंग। हर फेज में एक से ज्यादा मैग्नेटिक सर्किट है वाइंडिंग के सराउंडिंग में। जैसे इसमें देखें, ये रहा, ये एक फेज हमने कोई भी दिखाया, इसकी प्राइमरी सेकेंडरी एक की तो दिखाई है, ये एक एक फेज दिखाए मानो। तो देखो एक ये बन गया यहाँ पर, एक ये बन गया जी सेकेंडरी का, ये प्राइमरी का, सेकेंडरी का, फिर ये बाहर वाले का, बन गए ना कई सारे। तो क्या हो गया, ईच फेज हैज मोर देन वन मैग्नेटिक सर्किट। और इसमें क्या होगा, सेपरेट केवल एक मैग्नेटिक सर्किट बनेगा, ये बन रहा है ये रहा जी, केवल एक बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे 3 बन। मीन लेंथ ऑफ वाइंडिंग इज शॉर्टर विच ट्रांसलेटेड टू लोअर परसेंटेज इंपीडेंस। परसेंटेज इंपीडेंस कम रहेगा क्योंकि जो मीन लेंथ है वाइंडिंग की वो क्या है, शॉर्टर है, ये मीन लेंथ जो। जबकि इसमें क्या है, मीन लेंथ ऑफ वाइंडिंग इज लॉन्गर विच ट्रांसलेट इनटू लार्जर परसेंटेज इंपीडेंस। इंपीडेंस ज्यादा रहेगा क्योंकि मीन लेंथ जो है ज्यादा हो गई है, देखेंगे अगर ऊपर से नीचे तक। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। मीन मैग्नेटिक कोर लेंथ ऑफ वायरिंग इज लॉन्गर। तो मैग्नेटिक कोर लेंथ जो वायरिंग की है वो भी इसमें क्या है, ज्यादा है, जबकि उसमें क्या है आपकी कम है, क्योंकि एक ये हो गई एक ये हो गई, दोनों मिला के देखोगे तो ज्यादा हो गई, ए सिंपल हो गई। तो मीन मैग्नेटिक कोर लेंथ वाइंडिंग शॉर्टर हो गई, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब देखिए, फॉर ए 3 फेज 3 कोर यूनिट देयर इज नो पाथ ऑफ जीरो सीक्वेंस फ्लक्स। ठीक है, जो 3 फेज 3 कोर यूनिट ली है उसके लिए कोई जीरो सीक्वेंस पाथ फ्लक्स है। ये क्या करेगा, कोजिज द फ्लक्स टू फ्लो थ्रू द एयर गैप एंड कोजिज टैंक हीटिंग। तो इससे टैंक में हीटिंग का इश्यू आएगा, जबकि इसमें भाई हीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन कहती है कि जीरो सीक्वेंस फ्लक्स पाथ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा भाई, लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड क्लोज इनटू द कोर एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑन टू द आउटसाइड। इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या है, जो कोर है उसके पास है। जैसे इसमें देखेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग, देखो एक वाइंडिंग यहाँ पर हमने केवल सिंगल दिखाई है, तो एक क्या रहेगी, कोर के पास रहेगी, और दूसरी क्या रहेगी, कोर से बाहर की तरफ रहेगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, देखो दोनों ही आ रही हैं, यानी वाइंडिंग्स आर अरेंज इन अल्टरनेटिंग हाई एंड लो, हाई लो इस तरह से चलेंगी। वोल्टेज कॉइल्स इन ए सैंडविच और डिस फैशन, जैसे यहाँ पर देखें सैंडविच और डिस फैशन, हाई लो इस तरह से चलेंगी, ये चल यहाँ पर अलग हो गई। क्लियर है, तो ये इनके डिफरेंस है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अवर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर ग्रुप्स। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला, दिस इज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर ग्रुप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर ग्रुप्स। तो हमारे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि हमने बताया भाई, स्टार में भी कनेक्टेड हो सकती है वाइंडिंग, डेल्टा में भी हो सकती हैं। तो मान लो प्राइमरी स्टार में है, सेकेंडरी डेल्टा में है, प्राइमरी डेल्टा में है, सेकेंडरी स्टार में है। ठीक है, और वो भी अलग अलग फेजेस की आपकी 3 फेज में। तो आपके क्या होंगे, इस तरह से 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के ग्रुप बन जाएंगे। तो ये जो ग्रुप है ये क्या है आपका, कॉम्बिनेशन है HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग का, जो हम बात कर रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी का। ठीक है, मान लो एक ट्रांसफॉर्मर है, उसकी HV किस में है और LV किस में है। तो HV और LV का जो कनेक्शन है वही क्या दर्शाएगा, आपका ग्रुप को दर्शाएगा। तो हमारे क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं भाई, HV और LV के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है उसके बेस पर हमारे ग्रुप बनेंगे। तो मैनी कॉम्बिनेशन होंगे HV और LV वाइंडिंग के। तो इनको हम मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हम इनको 4 ग्रुप ले लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए हम इनको 4 ग्रुप ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहला ग्रुप क्या है, जिसमें फेज डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा HV और LV वाइंडिंग के बीच में। यानी ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करें, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4। तो 4 मेन ग्रुप में हमने इनको डिवाइड किया है। तो पहला ग्रुप क्या है, जिसमें फेज डिस्प्लेसमेंट
0 डिग्री है, यानी नो फेज डिस्प्लेसमेंट, नो फेज डिस्प्लेसमेंट यानी 0 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है। अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो एक में 180 डिग्री का हो जाएगा, एक में +30 डिग्री और एक में -30 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा ले लेते हैं 180 डिग्री वाला फेज डिस्प्लेसमेंट, यानी 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। तीसरा ले लेते हैं -30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ ले लेते हैं हम +30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 फेज डिस्प्लेसमेंट के बेस पर हमारे 4 ग्रुप हमारे बन जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं भाई क्या है ये ग्रुप, क्या है इसका मतलब। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी स्टार में है, यानी आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्टार में है, लो वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा में है, और इनके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो है 11, यानी इनके बीच जो है 330 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसको हम अभी क्लॉक के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल इसको समझ लीजिए। YD11 का मतलब हो गया आपका कि भाई Y का मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करती है, ये है कि HV जो वाइंडिंग है, HV वाइंडिंग इज इन स्टार में है, और ये स्मॉल d जो है, ये स्मॉल d क्या इंडिकेट कर रहा है कि LV वाइंडिंग जो है, LV वाइंडिंग, d मतलब डेल्टा, ये किस में है, इन डेल्टा। और 11 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये घड़ी की सुई में 11 बज रहे हैं, यानी आपका 11 इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो LV है, जो LV वाइंडिंग है वो लैग्स करती है, लैग्स HV वाइंडिंग कितनी, 11 × 30 यानी 330 डिग्री क्लॉकवाइज से। HV जो वाइंडिंग है यानी LV का लाइन वोल्टेज लैग कर रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं LV लाइन वोल्टेज लैग HV लाइन वोल्टेज बाई 11 × 30 इक्वल्स टू 330 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में 330 डिग्री, या फिर एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो -30 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप बन गए। अब इनको हम एक क्लॉक लेते हैं, उसकी सहायता से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो डाउट सा बना रहेगा, आपको क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका इनको समझने का ये है, 4 घड़ियां लो, देखो साइज छोटा बड़ा हो सकता है सर्किल का, तो साइज पे ध्यान मत देना, ये देख लेना बस कि भाई ये जो है हमारी 4 क्लॉक्स हैं, और मुझे इन 4 क्लॉक्स की हेल्प से बस ये समझना है कि हाँ जी ये क्या क्या है। यहाँ कितने बजेंगे, 12, 6, 3, 9। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। 11, ओहो 11 कहाँ जाएगा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सभी में यही काम करना है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, सॉरी 10, 11। ठीक है, इसके बाद इसमें देख लीजिए 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब देखो 2 नीडल हम लेंगे, एक आवर एंड लेंगे और एक मिडल एंड लेंगे। सॉरी, आवर एंड यानी जो आपकी क्लॉक है उसकी, जो आपकी क्लॉक है उसकी उसकी जो है आपकी घंटे वाली सुई। दूसरी हम लेंगे मिनट हैंड यानी जो आपकी क्लॉक है उसकी मिनट वाली सुई लेंगे। तो इसमें क्या है, आवर एंड जो है इसको हम क्या मानेंगे, हमेशा मानेंगे कि आवर एंड का मतलब, आवर एंड है ये आपकी LV साइड है, ये मान के चलेंगे, और मिनट एंड क्या है आपकी HV साइड को रिप्रेजेंट करेगी। आवर एंड LV साइड को रिप्रेजेंट करेगी और मिनट एंड HV साइड को रिप्रेजेंट करेगी। तो आवर एंड हमेशा 12 पे ही रहना है भाई, ये 12 पे ही रहेगी। ठीक है, ये कंसीडर किया जाएगा हमारा।
आवर एंड क्या है, फिक्स कर दिया हमने 12 पे। अब उससे मिनट एंड को देखना है और देख के बताना है कि एचवी जो है कितनी लैग कर रही है या कितनी लीड कर रही है। ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। अब हमने 4 ग्रुप लिखे थे, पहला 0 डिग्री, यानी जब ये आवर एंड और दूसरी अगर मैं मिनट एंड की बात करूं, दोनों क्या हैं आपकी, दोनों 12 बज रहे हैं। पहले कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 12 o'clock। जब 12 बजेंगे तो सीधी सी बात है, फेज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 डिग्री, यानी आवर एंड और मिनट एंड क्या है, दोनों सेम जगह है, तो ना कोई लैग कर रही है ना कोई लीड कर रही है, दोनों 0 डिग्री पे हैं। ठीक है, तो फेज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गई जी 0 डिग्री। दूसरे में हम बजा लेते हैं 6, कितने बजा लेते हैं दूसरे में, हम 6 बजा लेते हैं। तो ये जो है आवर एंड तो फिक्स है, जो मिनट एंड है वो बज गई जी 6, मिनट एंड आ गई 6 पर। तो 6 बज गए तो सीधा 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गई, कितनी हो गई 180 डिग्री, यानी अब जो एलवी है वो एचवी से क्या है, एलवी से एचवी लैग कर रही है 180 डिग्री क्लॉकवाइज में। ये क्या है 180 डिग्री नीचे अगर देखा जाए तो ये 180 डिग्री ऊपर है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे अगर देखें तो क्या कर रही है, ये एक तरह से लैग कर रही है, यानी ये जो आपकी एचवी है ये लीड कर रही है। ठीक है, तो फेज डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 180 डिग्री हो गई। अब बजा देते हैं जी साहब 11 बजा लेते हैं, 11 बज गई। तो ये तो जो है आपकी एलवी तो फिक्स है आवर एंड पे और एचवी क्या यहाँ पर है, इसका मतलब 11 बज गए तो फेज शिफ्ट कितनी हो गई, तो फेज शिफ्ट हो गई आपकी एक जो ये एंगल है ये कितना होता है, ये होता है 30 डिग्री, 12 से 1 बजे 30, तो 11 बजे 11 इंटू 30 बराबर इक्वल टू 330 डिग्री। तो 330 डिग्री से क्या कर रही है, जो आपकी फेज डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गई 330 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई, 330 डिग्री क्लॉकवाइज। ऐसे देखेंगे अगर ये हम, तो ये क्या हो गया, ये आवर एंड तो फिक्स है, यहाँ से देखो इसके बीच में, तो ये क्या हो गया 330 डिग्री क्लॉकवाइज होगी, प्लस होगी। या फिर ऐसे देखें अगर हम इसको, तो ये क्या हो गया -30 डिग्री। ठीक है जी, या फिर -30 डिग्री। अब यहाँ 1 बजा देते हैं जी, केवल 1 बची है, यहाँ पर बजा दीजिए 1, और ये आवर एंड तो फिक्स है ही, ये चलो मैं दिखा देता हूँ फिर भी इसको, आवर एंड तो फिक्स है ही। अब जब 1 बज गया तो देखो सीधा सीधा या तो हो गया क्लॉकवाइज में प्लस का 30 डिग्री, या फिर अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देखें ऐसे, ठीक है एंटी क्लॉकवाइज देखें तो क्या हो गया माइनस का 330 डिग्री, प्लस का 30 डिग्री या फिर माइनस का 330 डिग्री। ठीक है, तो आपका जब 1 बज गया साहब, जब आपका 1 बज गया तो -30 डिग्री हो गया, नहीं 1 में क्या है, ये वाली आवर एंड है एलवी साइड, ये हो गई एलवी साइड और ये हो गई एचवी साइड मिनट एंड। तो एचवी साइड जैसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज में क्या हो गई, ये लैग कर रही है, क्लॉकवाइज में क्या है ये आपकी लैग कर रही है। ये देखो जब ऐसे चलेंगे तो ये ऊपर है नीचे है, ये क्या कर रही है 30 डिग्री लैग कर रही है। जब 1 बज रहा है कौन लैग कर रही है, एचवी कर रही है एलवी से लैग। कब, जब आपका 1 बज रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखें हम तो ये होगा +30 डिग्री। ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे चलेंगे ये वाले एचवी से एलवी की तरफ, एचवी से एलवी की तरफ चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में -30 डिग्री हो गया, ये वाला हो जाएगा +30 डिग्री। ऐसे चलेंगे इससे हम, ठीक है एलवी से एचवी की नहीं, एचवी से एलवी की तरफ, तो ये हो गया आपका +30 डिग्री और ये आ जाएगा -330। और ये वाला अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज देखेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, अब क्लॉकवाइज हो जाएगा +330 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आपकी 4 पोजीशन है जो हमारी समझाएंगी। चलिए अब एक चीज़ और है, जो तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर है अगर हमें उन्हें कनेक्ट करना, जैसे हम 3 ट्रांसफॉर्मर अलग अलग कनेक्ट कर रहे थे तो वो हमारे सेम ग्रुप में होने चाहिए। मान लीजिए एक ग्रुप स्टार स्टार है तो दूसरा भी क्या हो, स्टार स्टार हो या डेल्टा डेल्टा हो। अगर एक स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर है तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा,
इसको हम स्टार डेल्टा के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते या डेल्टा स्टार के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते कनेक्ट। तो सेम फेजर ग्रुप के साथ आपका कनेक्ट होगा एक ट्रांसफॉर्मर। तो ये 4 ग्रुप हैं। अब हम इन 4 ग्रुप को आगे अगर डिवाइड करेंगे तो हम आ जाते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन। दैट इज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये टॉपिक क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भाई, कई बार आया हुआ है। वैसे ग्रुप भी पूछे जाते हैं और कनेक्शन भी पूछे जाते हैं। तो 4 ग्रुप हो गए हमारे। अब हम नॉर्मली अगर देखें तो हमारे 3 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक मैश और डेल्टा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कनेक्शन। दूसरा होता है स्टार और वाई, स्टार और वाई कनेक्शन। और तीसरा होता है आपका जिग जैग, जिग जैग, ठीक है, यानी जेड कनेक्शन। तीसरा क्या होता है, जिग जैग। तो हमारे 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं और 4 हमने फेज शिफ्ट देखी, एक 0 डिग्री और एक आपका 180 डिग्री, एक +30 डिग्री, एक -30 डिग्री। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन देखें तो 4 फेज शिफ्ट हैं, 1 2 3 4 और 3 कनेक्शन हैं। तो टोटल पॉसिबल कनेक्शन कितने हो जाएंगे, 4 × 3 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल पॉसिबल मेथड इक्वल्स टू 3 × 4 इक्वल्स टू 12, यानी 12 तरह से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं 12 तरह से कैसे कनेक्ट करेंगे जी। देखिए, चलिए भाई, पहला, जब फेज शिफ्ट 0 डिग्री है, ये क्या है, फेज शिफ्ट 0 डिग्री, मिनट एंड और आवर एंड दोनों 12 बज रहे हैं, मतलब मिनट एंड भी और आवर एंड भी दोनों 12 पर हैं, 12 बज रहे हैं। तो LV और HV के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री में तीनों कनेक्शन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, देखो 3। पहले DD0, DD0 का मतलब हो गया जो HV वाइंडिंग है वो भी डेल्टा में है और जो LV वाइंडिंग है वो भी डेल्टा में है, और 0 का मतलब जो फेज डिस्प्लेसमेंट है बीच में वो 0 डिग्री है। दूसरा क्या हो सकता है, जो YY0, जो HV वाइंडिंग है वो स्टार में है, Y का मतलब स्टार, और स्मॉल y बनाए दूसरा, मतलब जो LV वाइंडिंग है वो भी स्टार में है और जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 0 डिग्री है। यानी कैपिटल लेटर इंडिकेट कर रहा है HV वाइंडिंग को, हाई वोल्टेज को, स्मॉल लेटर इंडिकेट करेगा LV वाइंडिंग को, ठीक है, यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग को, और जो आपके नंबर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कितने बज रहे हैं घड़ी में, उससे पता चला है कितनी है फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तीसरा आता है आपका DD0। तीसरा क्या आता है आपका, DD0। ठीक है जी, तीसरा आता है आपका DD0। तीसरा आता है आपका DD0, यानी जो आपकी DZ0, जो आपकी HV वाइंडिंग है वो डेल्टा में है और जो आपकी LV वाइंडिंग है वो जिगजैग में है और फेज डिस्प्लेसमेंट है 0 डिग्री, यानी 12 बजे है। अब सेकंड, ये पहला फेज शिफ्ट हो गया जब आपके 12 बज रहे। दूसरा 1 बजा दिया जी, 1 बजा दिया, ठीक है। अब इसमें भी वही आ जाएंगे DY1, जब आपकी HV वाइंडिंग डेल्टा में है, LV वाइंडिंग स्टार में है और फेज शिफ्ट कितनी है आपकी 30 डिग्री है, यानी 1 बज रहा है। 1 बज रहा है तो सीधी सी बात है 1 बजे कितनी फेज शिफ्ट हो गई आपकी 30 डिग्री हो गई, 1 बज गया तो, ठीक है। कैसी 30 डिग्री, 1 बज गया तो -30 डिग्री हो गई, और 11 बज गए तो +30 डिग्री हो गई, और 6 बज गए तो 180 डिग्री हो गई, और 12 बज रहे हैं तो 0 डिग्री हो गई। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या हो सकता है, YD1, ये 5 नहीं 1 है, YD1 यानी HV वाइंडिंग स्टार में है और LV वाइंडिंग डेल्टा में है और आपका 1 बज रहा है, दोनों के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट है -30 डिग्री।
ठीक है, -30 डिग्री। ये हो गई जी एच वी वाइंडिंग, ये हो गई जी एल वी वाइंडिंग। -30 डिग्री ये हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाता क्लॉकवाइज तो प्लस हो जाता। यानी आपका 1 बज रहा है, 1 बज रहा है तो सीधी सी बात है एच वी लीड कर रही है, यानी एल वी क्या कर रही है यहाँ पर, एल वी लैग कर रही है -30 डिग्री, यानी एल वी लैग कर रही है एच वी से 30 डिग्री पर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं घुमा के, +330 डिग्री अगर हम देखें तो +330 का मतलब हो गया उल्टा, +330 का मतलब हो गया एलवी लीड कर रही है इससे +330 डिग्री में। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा नहीं डिटेल में घुसना है, समझ लेना है बस बात को। तीसरा है, ये हो गया YZ1, यानी एच वी वाइंडिंग स्टार में है और एल वी वाइंडिंग जिगजैग में है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 डिग्री। अब इनको डायग्राम से भी देख लो। देखो पहले डी डी जीरो था, प्राइमरी डेल्टा में बिल्कुल जो नॉर्मल पोजीशन है, सेकेंडरी भी डेल्टा में नॉर्मल पोजीशन है, यानी कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ऐसे ही वाई वाई जीरो प्राइमरी साइड स्टार में, सेकेंडरी साइड भी स्टार में, ठीक है, दोनों हो गए। फिर डी जेड जीरो प्राइमरी डेल्टा में, सेकेंडरी जिग जैग में, कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं, सेम है। डी वाई वन, अब देखो प्राइमरी डेल्टा में, सेकेंडरी स्टार में, और स्टार में कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं स्टार में, ये बनता नॉर्मल स्टार, ये रहा। अब ये क्या हो गया, 30 डिग्री कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, देखो 30 डिग्री कहाँ जा रहा है, माइनस में 30 डिग्री जा रहा है, तो -30 डिग्री रोटेट कर गया ये यहाँ से उठ के देखो यहाँ पहुंच गया ए, ये रहा, बी यहाँ से यहाँ आ गया, ए बी सी घूम गया पूरा, ठीक है, ए बी सी, सी यहाँ पर था, सी यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया सी, ये रहा, सी यहाँ से यहाँ, यानी 30 डिग्री रोटेट हो गया ये। तो ये क्या है, 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट आ गया इसमें। ऐसे ही प्राइमरी किस में, स्टार में, ये बन रहा सिंपल जैसा होता है, लेकिन डेल्टा कैसा है, देखो डेल्टा का डिजाइन चेंज हो गया, ऐसे बन गया डेल्टा, यानी अब क्या हो गया, ये 1 बज गया, -30 डिग्री से लैग कर रही है यहाँ पर भाई। वाई जेड जिग जैग क्या है, सिंपल ये है, लेकिन -30 डिग्री से फेज डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये शेप बना दी हमने, पहला स्टार। अब तीसरा क्या है, 6 बज रहे हैं जी, 6 बज रहे हैं तो 180 डिग्री, सीधा 180 मूव करेगा, पूरा पूरा 180 डिग्री मूव करेगा। डी डी सिक्स एच वी वाइंडिंग डेल्टा में, एल वी वाइंडिंग भी डेल्टा में, और 6 बज रहे हैं, फेज डिस्प्लेसमेंट 180। तो देखो एक ट्रायंगल यानी डेल्टा ऐसे बना है तो 180 डिग्री पूरा ट्रायंगल घूम गया, देखो 180 डिग्री ये हो गया ऐसा। वाई वाई सिक्स एच वी वाइंडिंग स्टार में, एल वी वाइंडिंग स्टार में, 6 बज रहे हैं, 180 का फेज डिस्प्लेसमेंट, तो जैसा स्टार था पूरा 180 पे, इसका उल्टा बन गया एकदम, ठीक है। डी जेड सिक्स प्राइमरी यानी एच वी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी जिग जैग में, और जिग जैग में भी क्या है, जो जिग जैग था नॉर्मल वो पूरा 180 डिग्री घूम गया, +30 डिग्री। अब आ गया लास्ट वाला, इसमें कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो क्या होगा, डी वाई 11, यानी +30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर -30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट थी। तो एच वी वाइंडिंग डेल्टा में, एल वी वाइंडिंग स्टार में, और 11 बज रहे हैं तो एच वी वाइंडिंग डेल्टा ये रही, और ये कितनी हो जाएगी, +30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा स्टार में। वाई डी ग्यारह मतलब एच वी वाइंडिंग स्टार में, और एल वी वाइंडिंग किस में रहेगी, डेल्टा में रहेगी, लेकिन स्टार से कितने फेज डिस्प्लेसमेंट पे, 30 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पर रहेगी। तीसरा YZ11 एच वी वाइंडिंग किस में रहेगी, स्टार में रहेगी, और एल वी वाइंडिंग किस में रहेगी, जिग जैग में रहेगी, लेकिन 11 बज रहे हैं, यानी +30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पर रहेगी ये वाली वाइंडिंग। अब अगर तुम्हें कनेक्ट करने नहीं आते हो तो मैं बता देता हूँ, ये है जैसे एक वाइंडिंग के कितने एंड्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, 2 सिरे। अब ये एक ट्रांसफॉर्मर है, इसकी 3 वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग के कितने 6 एंड हो गए, ए डैश, बी डैश, सी डैश। अगर ये स्टार में है तो कैसे कनेक्ट करते हैं, किसी भी एक साइड को ले लिया और ये न्यूट्रल निकाल दिया, और दूसरी से क्या है हमारी लाइन से जोड़ दिया, सप्लाई कनेक्ट कर दी, ऐसे कनेक्ट होता है स्टार। अब डेल्टा अगर तुम्हें नहीं आता वो डेल्टा कनेक्ट करना, तो डेल्टा भी बता देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, डेल्टा बता देते हैं। ठीक है जी, ये इरेजर लेते हैं।
देखो डेल्टा में कैसे कनेक्ट करते हैं भाई, डेल्टा में जैसे ये वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग के टू एंड, 1 2 3, ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो डेल्टा में कैसे करते हैं, ए को बी डैश से, बी को सी डैश से, सी डैश को ए से, ऐसे कनेक्ट करते हैं डेल्टा में। ठीक है, कनेक्ट कर दिए, अब टर्मिनल निकाल दो। ये हो गई जी, ये होती है डेल्टा। जिग जैग में 4 चलते हैं, यानी एक में 2 वाइंडिंग, ये रही, यानी ए बी सी डी। ठीक है, ये ऐसे कर दो, ए डैश, सी डैश, ए बी सी डी ले लो, एक से समझा देता हूँ। ए बी सी डी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, डी डबल डैश। तो देखो एक टर्मिनल तो कोई सा निकाल देंगे, जैसे मान लो बी डैश ही मिलाना है, ये तो निकाल के बना दिया स्टार की तरह, न्यूट्रल निकाल देंगे और बाकी को डेल्टा की तरह मिलाएंगे। जैसे ए डैश, इसको ए को किससे मिलाएंगे, इस वाले को, इसको मिलाएंगे डी डैश से, एक टर्मिनल तो ऐसे निकाल दिया। अब ये वाला सी डैश को डी डैश से, डी डैश को किससे मिलाओगे, सी से, सी को किससे मिलाओगे, इससे डी से, ऐसे इधर से टर्मिनल निकाल दें। ये होता है जिग जैग, स्टार डेल्टा दोनों को मिला के बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये है आपके 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस। ठीक है, चलिए भाई 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब एक मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई दी है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी आपकी, इंपॉर्टेंट बात आपकी यही थी कि भाई हमारे जो ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन है, जैसे स्टार स्टार है अगर, तो ये स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा से कनेक्ट होगा। अगर एक साइड में स्टार स्टार है ट्रांसफॉर्मर, तो दूसरे में भी जो कनेक्शन होना चाहिए वो स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा होने चाहिए, यानी सेम फेजर ग्रुप हो गया ये। अब ऐसा ना हो एक तरफ स्टार स्टार है, इसको स्टार डेल्टा से कर दो, नहीं होने का, डेल्टा स्टार से कर दो, नहीं होने का। ये भी स्टार डेल्टा हो या तो फिर, या ये भी डेल्टा डेल्टा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फेजर ग्रुप होना चाहिए, अलग अलग फेजर ग्रुप ना हो। ये दोनों सेम है, डेल्टा डेल्टा, ये भी सेम है, डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार या स्टार स्टार। ठीक है, चलो जो मेन है आपके फेजर कनेक्शन है, फेजर ग्रुप है, ये पूछ लेता है तो आप टेबल बना के इनको समझा सकते हैं कि भाई 12 टाइप के होते हैं, और आप इनको टेबल में दिखा दो। एक 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, 180 डिग्री, 6 बज गए, 12 बज गए 0, +30 और -30। ठीक है, 1 बज गया जी -30 और 11 बज गया जी +30। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैंने बताया था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओपन डेल्टा और वी कनेक्शन। और क्या बताया था मैंने, अच्छा एक चीज और देख लो, चलो ये टेबल मैंने, ये देखो प्राइमरी साइड सेकंड साइड, जैसे स्टार स्टार में अगर कनेक्शन है तो ये रिलेशन मैंने समझाने के लिए ले लिया है, रिलेशन आपको समझाने के लिए ले लिया है, थोड़ा समझ लीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड, अगर ट्रांसफॉर्मर की स्टार स्टार मतलब प्राइमरी भी स्टार में है और सेकेंडरी भी स्टार में है, तो प्राइमरी में जो फील्ड वोल्टेज होंगे V/√3 होंगे। ठीक है, स्टार में ये तो होता है। करंट क्या होगी, I। करंट क्या होती है स्टार में, करंट, लाइन करंट, फेज करंट दोनों सेम होती है, तो I हो गई। लेकिन फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है, V/√3, फेज वोल्टेज इजिकल टू लाइन वोल्टेज अपॉन √3। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी साइड में अगर हम जाएंगे तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K से मल्टीप्लाई होती है, तो KV/√3। करंट के केस में क्या हो जाएगा, करंट अपोजिट चलती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर पढ़ाओ तो, V1/V2 इजिकल टू N1/N2 इजिकल टू E1/E2 इजिकल टू I2/I1, अपोजिट चल रहा है तो I/K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से डिवाइड हो गया। अब लाइन वोल्टेज में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, लाइन वोल्टेज चेंज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और लाइन करंट में तो कोई चेंज होना ही नहीं सेकेंडरी साइड। अब अगर डेल्टा डेल्टा देखें यहाँ पर, तो डेल्टा डेल्टा में क्या होगा, डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम होते हैं, तो V हो गया, और करंट क्या होती है, √3 से डिवाइड हो जाएगी, फेज करंट इजिकल टू लाइन करंट अपॉन √3, I/√3। तो यहाँ पर वोल्टेज में क्या हो जाएगा, K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई
इसमें क्या होगा 1/√3 के, तो यहाँ पर के से डिवाइड होगा, सिंपल, वो वही के वी और 1/k। स्टार डेल्टा की अगर बात करें तो स्टार डेल्टा में क्या होगा, वोल्टेज स्टार डेल्टा ये रहा, पहले वाला प्राइमरी वाला सेम आएगा, ये सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, ये भी, ये पूरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा लाइन वोल्टेज में स्टार डेल्टा वाले में, KV/√3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3 से इसमें यहाँ पर करंट में मल्टीप्लाई। डेल्टा इसका स्टार इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डेल्टा वाली वैल्यू ये आ जाएंगी, स्टार वाली आ जाएंगी, और ये वाले चेंज हो जाएंगे दोनों। तो ये रिलेशन है, पिछले वाले याद रख लो, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा, आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में बताने वाला था वो क्या है, आपकी ओपन डेल्टा और वीवी कनेक्शन जो हम यूज कर लेते हैं। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी थ्री फेज सप्लाई ले रहे हैं, लेकिन जो हमने फायदा बताया था बैंक का वही तो बताया था, एक खराब हो गया तब क्या करेंगे, तो विद 2 ट्रांसफॉर्मर। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी सप्लाई थ्री फेज लेनी है, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, लेकिन 2 ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। तो 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम थ्री फेज सप्लाई ले सकते हैं। तो इसके 2 मेथड हैं, ठीक है। पहला तो हमने बताया था ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन, वीवी कनेक्शन, और एक और होता है दूसरा होता है आपका टी कनेक्शन। तो आपके जो सिलेबस में दिया है वो केवल ओपन डेल्टा है जो आपको स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओपन डेल्टा यानी वीवी कनेक्शन, ओपन डेल्टा यानी आपका वीवी कनेक्शन। अब देखो ओपन डेल्टा अभी समझ जाओगे 1 मिनट में, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। डेल्टा, ओपन डेल्टा यानी वीवी, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, उसकी प्राइमरी दिखाते हैं अभी आपको। एक ये है भाई ट्रांसफॉर्मर, ये डेल्टा में कनेक्टेड है, मान ये रहा जी डेल्टा, बन गया डेल्टा। देखो फेज शिफ्ट पे जा रहा है 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री की फेज शिफ्ट है इसमें। अब डेल्टा में जो रिजल्ट निकलेगा वो कैसे, एक ये हो गया टर्मिनल ए, एक टर्मिनल क्या हो जाएगा बी, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये हो गई जी इसकी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड, प्राइमरी। अब इसकी सेकेंडरी ले लो जी, सेकेंडरी में भी ऐसा ही डेल्टा बना दो जैसा ये बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, चलो इस साइड को दिखा दो इसको, ये होगी जी सेकेंडरी, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। 3 टर्मिनल निकल जाएंगे इसमें भी। तो क्या निकल जाएगी ए, ये बीच वाली क्या है बी, सी, ए बी सी, ए सी बी कर दो या ए बी सी कर दो। और इसमें देखो ये करंट है I1, ये तो इधर से प्राइमरी होगी यानी एक तरह से सप्लाई हो गई, और इधर क्या हो गई, ये हो गई सेकेंडरीज, यानी सेकेंडरीज पर हमारा लोड लग रहा है। तो लाइन पे कनेक्टेड है, लाइन से कनेक्टेड है। तो जो प्राइम इधर देखें, अगर I1 की बात करें, ये है आपकी सी, ये कौन सा ले लेते हैं हम, ये जरूरी नहीं है ऐसे लो, इसको बी लो, इसको सी लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको सी लिया तो इसको क्या लिया ए बी, ये तो ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये ले ली हमने बी, यहाँ पर भी हमने ये ले ली बी, ये ले ली सी, ठीक है। यहाँ भी अगर हम देखें तो ये हमारी ये वाली ए ले ली, ये वाली हमारी सी ले ली, और ये वाली हमारी बी ले ली, ठीक है, हमने सेम ले ली। प्राइमरीज को हम एच वी मानते हैं, यानी एच वी है प्राइमरी, तो इनको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने ले ली कैपिटल, ये ले ली हमने स्मॉल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये भी हमारा स्मॉल करो भाई, ये भी हमारा क्या होगा स्मॉल ली जाएंगी सेकेंडरी। यहाँ पर अगर करंट देखेंगे ऐसे तो आई सी जो करंट जा रही है वो किसके बराबर हो जाएगी, आई करंट के इक्वल हो जाएगी, आई सी बराबर आई, ठीक है जी, आई सी बराबर हो गई आई के। यहाँ पर भी करंट आई भी किसके बराबर हो जाएगी आई के, और आई ए भी बराबर किसके हो जाएगी, डेल्टा में ऐसी तो घूमती है, आई बी बराबर आई के, और ये वाली भी जो है आई ए किसके बराबर हो जाएगी आई के।
और यहाँ पर अगर लाइन से मिलाएं तो I1 I2 I3 अगर इनको कहें तो I1 क्या हो जाएगी, लाइन करंट किसके बराबर होती है, √3I के। ऐसे ही I2 भी क्या हो जाएगी और I3 क्या हो जाएगी बताइए। I2 भी क्या हो जाएगी, √3 से आएगा इसमें भी सेम। I2 भी क्या हो जाएगी √3I के और I3 भी क्या हो जाएगी √3I के। देखो अगर स्टार में रहते हैं तो बराबर रहती है, लेकिन डेल्टा में क्या होती है, डेल्टा में करंट चेंज होती है, लाइन करंट और फेज करंट अलग अलग रहती हैं, लेकिन स्टार में लाइन करंट फेज करंट सेम रहती है, ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, वोल्टेज की बात करें अगर तो वोल्टेज तो डेल्टा में लगभग सेम ही रहेंगे, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, तो ये भी वी हो गई, ये भी वी हो गई। ठीक है, और तीसरे वाले भी देख लें ए और सी के बीच में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, वी ही हो जाएंगे, ए और सी के बीच में वोल्टेज। अब देखो ये है आपका एक डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, ये कैसा कनेक्शन है, डेल्टा डेल्टा। अब भैया एक ट्रांसफॉर्मर हो गया खराब, सप्लाई करनी है चालू, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन लेना है, वी कनेक्शन है वो बनाना, तो ये वाला खराब हो गया जी, ए वाला। ठीक है, ए वाला ट्रांसफॉर्मर हो गया जी खराब, ये हो गया, इसको खराब कर दो। अब इसको खराब करके इन दोनों सप्लाई नहीं, इसे हटाना, बन गया वी कनेक्शन। बस डायग्राम को उठाओ और इसको हटा दो, नए पेज पर ही बना देते हैं। लो जी, ये था जी आपका, ये था जी, ये था जी। ठीक है, ये हो गया जी खराब, ये वाला खत्म। ये लो, देख लो कितने फेज निकल रहे हैं, सॉरी ये वाले तो हमें निकालने हैं, ये तो हमारी प्राइमरीज है भाई, प्राइमरीज, और प्राइमरीज को तो हम इधर देंगे, इधर देंगे प्राइमरीज को। ये है हमारी, ये था ए, यही तो था आपका, और ये क्या था बी, और ये क्या था, हो गया सी। अब ये हो गया सी बीच वाला, ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, यही तो है हमारी प्राइमरी। पहले भी हमने जो बनाया था तो ये थोड़ा, हाँ ए बी सी, तो ये सी है भाई बीच वाला, ये वाला यहाँ पर देखो ये सी है, दोनों सेम रहने चाहिए। ठीक है ना, इरेजर उठाओ, इसको सी करो, सी सी बी, ये रहा बी, ये रहा सी, सी ये रहा, क्लियर है, ये ए हो गया, ए बी सी। तो इसको हटा दो, बाकी सेम रहेगा। ऐसे ही इसमें इसको हटा दो, तीनों फेज मिल जाएंगे, मिल गई सप्लाई। ये करना है, कौन सा कठिन काम है इसमें, बताओ कोई कठिन काम है इसमें। ए हट गया, ये सी ये बी, लेकिन फेज तो तीनों मिल रहे हैं, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। अब ऐसे इधर कर दो, इसमें क्या है, ये रहा जी, ये रहा जी, एक यहाँ से चलेगी, एक यहाँ से चलेगी, एक यहाँ से चलेगी। ये क्या थी, सी बी ए बी सी, ए बी सी था या सी बी था, पीछे देखो जैसे पीछे बी सी। ठीक है, लेकिन गलती क्या कर दी, ये जो है सेकेंडरी साइड लिखी जाएगी, स्मॉल से लिखी जाएगी भाई सेकेंडरी साइड, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब ये क्या थी, आई सी इजिकल टू आई, ये क्या थी आपकी, आई बी इजिकल टू आई, आई ए तो खत्म ही हो गई, यही दो बची हैं आपकी। ठीक है, ये दो आपकी बच गई। अब देखो I1 किसके बराबर हो जाएगी, अब यहाँ से थोड़ी डिवाइड होगी, अब तो ये सीरीज सेम हो गया, I1 बराबर हो जाएगी IC के और IC बराबर I के। ऐसे ये भी क्या हो जाएगी, I2 किसके बराबर हो जाएगी, IB बराबर I, यानी I2 बराबर हो जाएगी IB, या फिर सिंपल कह दो I2 बराबर I, सिंपल कह दो I2 बराबर I के हो गई। ठीक है जी, I1 I2 बराबर I। लेकिन I3 की अगर बात करेंगे तो I3 चेंज हो जाएगी, अब ये यहाँ से, यही तो डिवाइड हो रही है, देखो यहाँ से ये चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बताइए, I3 हो जाएगी माइनस ऑफ IB प्लस IC, यानी माइनस ऑफ I और I, माइनस ऑफ 2I के बराबर हो जाएगी I3, माइनस IB प्लस IC, IB IC। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये है आपका ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, जब थ्री फेज लोड क्या हो आपका अनबैलेंस हो, या थ्री फेज लोड क्या हो कम हो आपका। ठीक है, जब आपका क्या है थ्री फेज लोड कम है तो इंस्टॉलेशन थ्री फेज बैंक की गारंटी नहीं,
और दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई भी एक ट्रांसफॉर्मर फेल हो जाए, जो हमने देखा था उस टाइम पे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, तो ये बन जाता है ओपन डेल्टा एवीवी। ठीक है। अब यहाँ पे जो केवीए रेटिंग है, अगर हम बात करें तो केवीए रेटिंग ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर कितनी होगी जी? तो केवीए रेटिंग ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर बता दीजिए कितनी होगी? केवीए रेटिंग हो जाएगी ईच ट्रांसफॉर्मर की, वी होती है अपॉन 1000। ठीक है, जो वी रेटिंग है 1000 डिवाइड करोगे तो केवीए रेटिंग आ जाएगी। चलिए, अब इसमें एक काम की बात और बता देते हैं हम आपको। केवीए रेटिंग हो गई आपकी, केवीए रेटिंग किसकी हो गई आपकी? ईच ट्रांसफॉर्मर की। किस केस में आपकी? जब अलग अलग ट्रांसफॉर्मर हैं, तो वो हो गई आपकी वी आई अपॉन 1000। ठीक है। अब केवीए रेटिंग ऑफ बैंक ऑफ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, केवीए रेटिंग ऑफ बैंक ऑफ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, बैंक की कितनी होगी जी? थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक की √3 वी आई अपॉन 1000। ठीक है, √3 वी आई अपॉन 1000। और वी आई क्या है बैंक में डेल्टा में? आई एल, लाइन करंट की बात चल रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये क्या हो गया? 3 VI, ये क्या है? सिंपली वी आई अपॉन 1000, और ये क्या है? √3 VI अपॉन 1000। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि भाई ये √3 I क्या है? √3I रिडक्शन हो गया इतना लाइन करंट में, लाइन करंट में रिडक्शन हो गया √3 से। लाइन करंट इज रिड्यूस्ड बाई √3 से रिडक्शन हो गया √3। तो जो हमारी पावर मिलेगी इसमें, जो हमारे कैपेसिटी मिलेगी इसमें, फुल लोड लाइन करंट √3I से √3I रिड्यूस्ड कितनी हो गई? ये थी आपकी एक्चुअल, ये है √3I टू I, √3I से I पर पहुंच गई ये भी। कितनी पर पहुंच गई? I पर पहुंच गई ये। यहाँ पर भी देखोगे तो ये क्या है? √3I √3I √3I, और यहाँ पर क्या हो गई आपकी? सिंपल I, सिंपल I करंट मिल है। तो इतनी रिड्यूस हो गई आपकी ये करंट √3I से I। इसका मतलब क्या हुआ? √3 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आएगी? तो ये रिडक्शन हो गया 42.3%, 42.3% रिडक्शन हो गया आपका। ठीक है, जबकि अगर हम देखें 3 फेज हैं तो 3 से डिवाइड करो 100 को, तो कितना आना चाहिए? 100/3 अगर हम करें तो कितना होगा? 33.33%। इतनी रिडक्शन होनी चाहिए, और मिलनी क्या चाहिए? 67.67 या 66 इस तरह से मिलनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में मिल क्या रही है? 42.3% रिडक्शन हो रही है। तो आपकी कितनी मिलेगी? ये मिलेगी आपको 57.6 या 57.7% मिलेगी। तो एक्चुअल में हमें लगेगा कि ये होगी, लेकिन होता ये है, ये नहीं। ठीक है, तो ये बात भी पूछने वाली है कि ये भी पूछ लेता है कितने % रिडक्स होती है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था 23-24 में, उसमें क्वेश्चन को घुमा के उसने पूछा है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पूछा है उसने क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज वीवी कनेक्शन। वीवी कनेक्शन क्या है? तो वीवी या ओपन डेल्टा कनेक्शन, जो हमने बताया अभी डायग्राम बना के। आगे उसने पूछा कि दिखाइए कि ओपन डेल्टा कनेक्शन की केवी रेटिंग जो है 57.7% होती है किसका? किसका? नॉर्मल डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो दोनों में कंपेयर करके हम दिखा देंगे कि नॉर्मल डेल्टा वाले में अगर देखा तो केवीए रेटिंग ये आई, लेकिन वैसे वाले में अगर हम देखें तो केवीए रेटिंग हमारी ये आ गई ईच ट्रांसफॉर्मर की। तो इसका मतलब हमारी जो है कितने मिला हमें? कितने % हुआ हमारा? 42.3% रिडक्शन हो गया। तो हमें 57.7% सप्लाई मिलती रहेगी, सप्लाई की डिसकंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। तो वीवी कनेक्शन का नाम आ जाए, घुमा फिरा कुछ भी पूछ ले, करके यही बात लिख के आनी है, यही बात समझानी है आप। क्लियर है? चलिए, तो हमारा ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, ये भी कवर हो गया। अब हम लास्ट 2 टॉपिक और बचते हैं, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन। 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन, 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन, 3 फेज टू
टू फेज कन्वर्जन। ठीक है, 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फर्नेस है तो हमें 2 फेज के साथ काम करना है, लेकिन आजकल 2 फेज सप्लाई देखने को नहीं मिलती, या तो सिंगल फेज आएगी आपके घर के बाहर या 3 फेज आएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह में 3 फेज, हमें 2 फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम 3 फेज सप्लाई से 2 फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन की हेल्प से ऐसी जगह पे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मैं डायग्राम बना देता हूं, इसको आप समझ लेंगे डायग्राम की हेल्प से। चलिए भाई, 3 फेज टू 2 फेज हम ले लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है जी, ये है आपका मेन ट्रांसफॉर्मर। अभी कंप्लीट कर रहा हूं मेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये है आपका मेन ट्रांसफॉर्मर। इसमें हम 2 ट्रांसफॉर्मर लेंगे, एक मेन ट्रांसफॉर्मर और एक टीजर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब मेन ट्रांसफॉर्मर ले लिया, अब हम दूसरा ले लेते हैं टीजर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी, दूसरा क्या ले लेते हैं हम? टीजर ट्रांसफॉर्मर। ये ले लिया जी हमने टीजर ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ले लिया हमने? टीजर ट्रांसफॉर्मर। ये ले लिया जी हमने टीजर ट्रांसफॉर्मर। अब मेन वाले पर, यहाँ पर क्या है, ये मेन का लोड है, ये हो गया जी लोड। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये मेन ट्रांसफॉर्मर लिया है, मेन ट्रांसफॉर्मर के टर्मिनल मान लीजिए, मान लो ये टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल यहाँ पर बी हो गया, आगे तो लोड कनेक्टेड है ये। ठीक है, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल हो गया। अब इस वाले के ले लीजिए, अब 3 फेज सप्लाई देनी है, देखो यहाँ से 3 फेज सप्लाई देनी है इस ट्रांसफॉर्मर को। तो इसमें होता कुछ नहीं खास, ये हमने ले लिया, ये इसका बी टर्मिनल और इसका भी ए टर्मिनल हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं। ये इसका ए टर्मिनल, बीच में जहां से ये ले रहे हैं इस टर्मिनल को भी कुछ नाम दे देते हैं, इसको ले लिया डी टर्मिनल। ठीक है, क्या ले लिया? डी टर्मिनल। अब यहाँ से एक तो सप्लाई बी से जाएगी, बी से घुमा के लाओ भाई सप्लाई। ठीक है, सप्लाई देनी है बी को भी देनी है, बी से चली जाएगी एक, तो एक ए से हो गई, ए से निकल के आ गई, एक बी से ले लो, कहीं पर भी दिखा दो। ठीक है, और तीसरा जो है यहाँ पर टेपिंग कर देनी है, और ये बन गया जी टीजर ट्रांसफॉर्मर से टेपिंग। ये यहाँ पर टेपिंग कर दी, और टेपिंग जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 86.6% पर, यानी नीचे आपका 13.4% रिमेनिंग है, 13.4% वाइंडिंग बची है। 86.6% पर हमने ये टेपिंग कर दी है, और ये सप्लाई दे दी है 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई टर्मिनल। ये 3 फेज सप्लाई के टर्मिनल हमारे मिल गए हैं। ठीक है जी, अब इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ये यहाँ पर जो जाएगी I2T जाएगी, इधर भी लोड लगा देते हैं, टीजर ट्रांसफॉर्मर पर भी, टीजर ट्रांसफॉर्मर पर भी क्या कर देते हैं, जैसे इसमें लोड लगाया है यहाँ पर भी लगा देते हैं लोड। ठीक है जी, ये हो गया टीजर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ एन ऐसे दिखा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स एन है। अब ये हो गई टीजर ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग, ये फेज नंबर 2, ये फेज नंबर 1। तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, IA, IB और IC। कैपिटल माना है तो कैपिटल ले लो, प्राइमरी साइड को कैपिटल ले लिया, IA, IB और IC। और ये हो गई I2T, और ऊपर वाले में मान लेते हैं हम I2M। मेन ट्रांसफॉर्मर टीजर ट्रांसफॉर्मर, तो I2T I2M, इसकी सेकेंडरी में सप्लाई, इसकी सेकेंडरी में, 2 मतलब सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, M मेन को, और T आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है, T रिप्रेजेंट कर रहा है टीजर को। ठीक है, तो इस तरह से 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन किया जाता है। ये हमारा एक स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा है ये? स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर, स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर। इस डायग्राम को आप याद कर लेंगे, अगर पूछा जाता है तो इस तरह से आप बना के इसको समझा देंगे, चले आएंगे। ये पॉइंट डी है, अच्छा स्मॉल पॉइंट डी नहीं दिखाया मैंने, ये वाला स्मॉल पॉइंट डी हो गया, ABD ABD। ठीक है, क्लियर है। ये फेज नंबर 2 है। आउटपुट पर वोल्टेज यहाँ पर भी मान लीजिए V2 मिलेंगे, ये इसके आउटपुट के वोल्टेज है,
ये इसके आउटपुट के वोल्टेज हैं, ठीक है। दिस इज फेज नंबर 2, दिस इज फेज नंबर 2। ये है आपका स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर। इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मेन ट्रांसफॉर्मर का क्या होगा, ये तो आप मेन ट्रांसफॉर्मर का जानते ही हैं, K(N2/N1), K = N2/N1। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ टीजर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ टीजर ट्रांसफॉर्मर, बताइए क्या हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका टीजर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2/0.866 N1, N2/0.866 N1, ठीक है जी, ये हो गया। चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी हमारा लास्ट टॉपिक है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। जब हमें एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है, वो हमें पढ़नी है। इसमें जो पूछी जाती है पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है, जब हमारी प्राइमरी दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को एनर्जाइज करा जाता है सेम सोर्स से, तो सेकेंडरी क्या है, सेम लोड पर कनेक्ट होती हैं। दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को सेम सोर्स से सप्लाई दी और सेम लोड कनेक्ट करा, तो इसका मतलब उनको पैरेलल में हमें कनेक्ट करना है। तो इसकी क्या नेसेसिटी है, सबसे पहले तो नेसेसिटी क्या पड़ी हमें, नेसेसिटी पैरेलल ऑपरेशन की हमारी क्या नेसेसिटी रही भाई, क्या जरूरत है। तो ये बहुत सारे रीजन से इसकी जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए जो हमें अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर करनी है, वो जो एक ट्रांसफॉर्मर या दो जो कनेक्टेड है ट्रांसफॉर्मर उससे ज्यादा कैपेसिटी हो रही है, तो फिर उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, हमें उनको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी लोड बढ़ गया एक तरह से भाई, लोड बढ़ गया कहीं पे, ठीक है, तो बड़ा ट्रांसफॉर्मर लाओ उठा के, क्या लाओ, बड़ा ट्रांसफॉर्मर लाओ उठा के, उसको बना के लाओ। और उससे अच्छा अगर आपको ये लोड बढ़ाना, उसी के साथ में दूसरा लगा दो पैरेलल ऑपरेशन में, तो कम खर्चे में काम हो गया, सुविधाजनक काम हो गया, ठीक है। तो ये आपकी इसकी नेसेसिटी जरूरत पड़ जाएगी। डिमांड एकदम से ज़्यादा बढ़ गई, एडिशनल डिमांड आ गई, तो यही सब बेसिक नीड है। तो आप समझ ही गए भाई, इसको डिटेल में लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। कंडीशन ज़्यादा पूछेगा, नेसेसिटी तो अपने आप लिख ही दोगे क्या नेसेसिटी हो सकती है। तो नेसेसिटी मैंने बताई दी, अगर पावर की डिमांड बढ़ जाए, एडिशनल डिमांड आ जाए, या फिर आपको कहीं पर ज़्यादा लोड लगाना हो, ठीक है, लोड शेयरिंग करनी है, तो पैरेलल में लगा के लोड शेयरिंग हो जाएगी उन पर। तो यही सब नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। अब मेन इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो है कंडीशन फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कंडीशंस फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। देखो दो कंडीशन तो बहुत ही जरूरी है और बाकी रिक्वायर्ड है, अगर ये दो ही फॉलो नहीं होंगी तो फिर आगे की तो होंगी नहीं, ठीक है, अगर ये दो ही फॉलो नहीं होंगी। पहली तो जो है पोलैरिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पोलैरिटीज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी सेम। अगर पोलैरिटी सेम नहीं है तो हम उनको पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहली तो शर्त ये है, तो नेसेसरी कंडीशन भी कह देते हैं इनको, ठीक है। पहली शर्त ये है आपकी, और दूसरी है आपकी फेज सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। फेज सीक्वेंस क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। तो वैसे तो 5 कंडीशन है, हम पांचों ही अभी नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या होंगी, एक तो पोलैरिटी सेम होनी चाहिए,
ये नेसेसरी कंडीशन अगर पूछता है, नेसेसरी डिजायरेबल सिंगल फेज के लिए बोलते हैं। और दूसरा टर्न रेशियो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल। टर्न रेशियो आपके या वोल्टेज रेशियो प्राइमरी सेकेंडरी का सेम होने चाहिए, यानी टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो शुड बी सेम। तो ये तो अगर सिंगल फेज के केस में बात करें तो सिंगल के फेज के केस में ये नेसेसरी है। थ्री फेज में तो और भी चीजें हैं, लेकिन सिंगल फेज के केस में ये दो आपकी मेन है। नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट भी कह सकते हो, सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर ये ही नहीं मैच कर रही तो पैरेलल में कनेक्ट होना ही नहीं है। ठीक है, चलिए टर्न रेशियो सेम होना चाहिए, टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, यानी आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर थ्री फेज की बात आ जाती है, अब इसके अलावा या फिर प्राइमरी में कहें तो डिजायरेबल की बात आ जाती है, तो तीसरी है आपकी पर यूनिट इम्पीडेंस जो है ट्रांसफॉर्मर का, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर यूनिट इम्पीडेंस या एक्स बाई आर रेशियो। सिंपल आप इतना याद रख लो, एक्स बाई आर रेशियो शुड बी सेम, या पर यूनिट इम्पीडेंस शुड बी सेम। पर यूनिट इम्पीडेंस यानी ZPU शुड बी सेम, यानी आइडेंटिकल होना चाहिए Z पर यू। पर यूनिट इम्पीडेंस सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, और सेम फेज एंगल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी इसका और फेज एंगल भी सेम होना चाहिए। अब अगर थ्री फेज की बात करें तो थ्री फेज में फेज सीक्वेंस भी सेम होनी चाहिए। फेज सीक्वेंस यानी RYB। ये सिंगल फेज में तो कोई फेज सीक्वेंस की बात ही नहीं है, तो थ्री फेज के केस में फेज सीक्वेंस शुड बी सेम। थ्री फेज के केस में फेज सीक्वेंस भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और फेज डिस्प्लेसमेंट थ्री फेज के केस में अगर हम बात करें, प्राइमरी में तो ये तीनों ही आ गई एक तरह से मेन बस, ठीक है। और अगर फेज डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कितनी हो गई? 4 हो गई, 5 बताई थी मैंने, एक रह गया, 5 हो गई। फेज डिस्प्लेसमेंट जो हमने अभी देखा था भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज यानी HV और LV के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल बी सेम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन voltages of transformers should be same। ठीक है, should be same। तो ये थी आपकी भाई पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडीशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट हो गई है कंप्लीट यहाँ पर। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो फेजर ग्रुप्स हैं, फेजर कनेक्शंस हैं आपके, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार, और आपका वीवी कनेक्शन यानी डेल्टा 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 कनेक्शन है, और हमने लास्ट वाला लिख दिया है। चलो एक बार लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज जो बताया हमने, थ्री फेज कनेक्शंस, और ग्रुप्स भी पूछ लेता है, कनेक्शंस या ग्रुप्स दोनों आ जाएंगे वैसे तो इसमें। दूसरा वीवी कनेक्शन यानी ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, ये भी पूछ लेगा। तीसरा थ्री फेज टू टू फेज कन्वर्जन भी आ सकता है, थ्री फेज टू टू फेज कन्वर्जन। और चौथा पैरेलल ऑपरेशन, इसकी नेसेसिटी की कंडीशन या क्या होता है ये पूछ सकते हैं। जब एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर को लोड वगैरह बढ़ने पे, मैंने नेसेसिटी बताई थी आपको, वो सब लिख के पैरेलल ऑपरेशन। तो ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं। सभी का एग्जाम्स अच्छा जाए, सिलेबस जैसा कि कंप्लीट हो गया, लास्ट यूनिट हो गई है आपकी, तो हमने सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो मेरी तरफ से जब भी आपका एग्जाम होगा, बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम, सभी का एग्जाम बढ़िया जाए। ठीक है, अच्छे से सभी क्लासेस देख के करके आइएगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।